आज हम लोग बात करेंगे दिशा के बारे में कि दिशा क्या होता है। दिशा 9 कारण द्रव्य जब हम लोग पढ़ रहे थे, खादिन आत्मा मनो कालस्य दिशस्य द्रव्य संग्रह। तो खादिन आत्मा यानी कि खादि पंच महाभूत, इसके अलावा आत्मा मन काल और लास्ट कारण द्रव्यों में हम लोग बात करेंगे दिशा के बारे में। दिशा के पर्याय क्या क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। तो दिशा को दिक, ककुब, आस्था, आशा, हरित, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। देखो, काष्ठा में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, काष्ठा जो है ये समय के भेद में भी। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात किया था समय एक है, उसी प्रकार दिशा भी क्या है, एक है, परंतु उपाधि भेद से 10 नाम है। यानी कि ये दिशा के 10 भेद इनको कह सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 प्राची। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। दूसरा है अवाची। अवाची मतलब दक्षिण दिशा। तीसरा है प्रातीची। प्रातीची मतलब पश्चिम। चौथा है उदीची। उदीची मतलब उत्तर दिशा। तो ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। उसके बाद में इन चारों दिशाओं के बीच के जो कोण होते हैं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ऊपर की तरफ जो दिशा दिख रही है, ये दिशा है प्राची। उत्तर वाली है उदीची। और नीचे जो दिख रही है, ये है अवाची, यानी कि ये दक्षिण दिशा है। और यहाँ इधर की तरफ होते हैं प्राची, यानी कि ये पूर्व दिशा है। और इधर होता है पश्चिम, यानी कि प्रातीची, पश्चिम दिशा। अब ये जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के बीच में कोण होते हैं। ये जो कोण होते हैं, इनको भी आयुर्वेद में दिशा माना गया है। जैसे एक ये कोण हो गया और एक कोण ये हो गया, 2 कोण हो गए। ठीक है। तो अब इन कोणों के नाम, जैसे पूरब और उत्तर दिशा जो है, पूरब और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण होता है, उसका नाम होता है ईशान कोण। इसको बोलते हैं ईशान कोण। तो इसको कैसे याद करें कि प्राची के उत्तर में ईशान है। इसको लिख लें आप लोग याद करके कि प्राची के उत्तर में ईशान है, यानी कि प्राची और
उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण है। दूसरा, उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी कि ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इनके बीच में वायव्य कोण। इनके बीच में है वायव्य कोण। तो उत्तर की वायु जो है पश्चिम की तरफ, इसको इस तरह याद करें कि उत्तर की वायु पश्चिम की तरफ बह रही है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण होता है। उसके बाद में नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या होता है, नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण, तो प्रतीची और अवीची का नैऋत्य कोण है। और लास्ट में दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि प्राची का भाई उत्तर है, प्राची का भाई ईशान उत्तर में है, यानी कि ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच में है। उत्तर की हवा पश्चिम की तरफ चल रही है, तो वायव्य कोण जो है, हवा मतलब वायु जो होती है, वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के बीच में है। और प्राची की अग्नि अवीची है, प्राची की अग्नि अवीची, मतलब प्राची और अवीची के बीच में आग्नेय कोण है। और नैऋत्य कोण फिर बचा क्या, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ये जब आप सेकंड प्रॉप में आएंगे, जब आप रसशास्त्र पढ़ेंगे, तो रसशास्त्र में औषधियों को कूटे किस दिशा में, तैयार औषधियों को कहाँ रखें, अग्नि कर्म कहाँ करें, औषधियों को रखने का काम, तैयार औषधियां कहाँ रखें, तो ये सब इन्हीं कोण, इन्हीं देश के आधार पर ही रखा जाता है कि किस दिशा में उनको हम रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, आयुर्वेद में ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। नंबर 9, ऊर्ध्व और अधा, मतलब ऊपर की तरफ, और अधा मतलब नीचे की तरफ। ये 10 दिशाएं होती है। देखिए, पृथ्वी क्या है, अगर हम पृथ्वी को देखें, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, ये डाइपोल की तरह काम करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब यहां से जो है, जो मैग्नेटिक तरंगे हैं निकल के इस तरफ ऐसे ऐसे मूव करती। ये तरंगे होती बड़ी पावरफुल हैं, लेकिन चूंकि ये इतनी डिस्टेंस से आती हैं कि ये कमजोर हो जाती, इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो बना, और आप सोचिए, आप एक आदमी, एक इंसान है, आप इसके बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, और आप भी क्या है, आप तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं आप। जैसे आप करंट छुए हैं, तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, यानी कि आपके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हैं। कैसे हैं भाई, आपके शरीर के अंदर भी डाइपोल है। कैसे डाइपोल है बताइए। देखिए, जैसे ये नर्व है, सोडियम पोटेशियम, अंदर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये आयन होते हैं। अब एक तरफ सोडियम आयन और एक तरफ क्लोराइड, तो ये भी तो डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया। तो आपके शरीर के अंदर तो इस तरह डाइपोल है,
यानी कि आपको करंट लगना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड में आप चल रहे हैं तो आप एक क्या है, करंट उत्पन्न कर सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल कोई चलता है तो वो करंट बना देता है, तो आपको करंट बन गए। लेकिन क्या आपको करंट लगती है? नहीं लगती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का जो डाइपोल होता है, जो चार्ज होता है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली जो तरंगे होती हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई झटका वटका नहीं लगता है। देखिए, अपने यहाँ संस्कृति में क्या बताया गया है कि साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इस तरह का होता है कि आपके ज्यादातर चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो आपके सर में इकट्ठा हो जाएंगे, निगेटिव एनर्जी पैदा करेंगे आपके सर में, ओवर एनर्जी, निगेटिव एनर्जी पैदा करेंगे। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको नॉर्थ की तरफ सर करके और साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, अन्य डायरेक्शन में आप सोना चाहिए। तो ये आयुर्वेद सोचो कितने पहले से जानता है ये सब चीजें। अब इन दिशाओं को क्या जैसे कहा जाता है आयुर्वेद में, उत्तर दिशा की औषधियां, यानी कि यहाँ का जो चुंबकीय तत्व होता है वो औषधियों में बड़ा अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है। हिमालय की औषधियां बताई गई हैं आयुर्वेद में, हिमालय की औषधि ले। भाई कहने को कह सकते थे कि दक्षिण की औषधि ले आओ, हिमालय की ही क्यों लेके आओ? हिमालय उत्तर में है और उत्तर से ही जो तरंगे, जो ऊर्जा है वो प्रभावित हो रही है। तो ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है साउथ की तरफ, तो वो जो ऊर्जा है उन औषधियों में तो समाहित होगी ना, औषधियां भी तो पावरफुल हो जाएंगी। इसीलिए बताया उत्तर की औषधि लें, पानी पीने के लिए अन्य डायरेक्शन का बताया। तो बहुत गहरी बातें हैं ये, क्योंकि हम लोग इतना समझ नहीं सकते हैं इन बातों को, इसलिए हम लोग आयुर्वेद की बुराई करते हैं कि इसमें रटना पड़ता है, इसमें ये है। तो दिशा का ज्ञान इसलिए हमको बहुत जरूरी है, आवश्यक है दिशा का ज्ञान प्राप्त करना। इसके लक्षण क्या है? दिक लक्षण, दिशा के लक्षण क्या है? दिशा में कहा गया है कि इत इदम इति, इत इदम इति यतस्य दृश्यम लिंगम। इति इदम इति यस यतस्य दृश्यम लिंगम, यानी कि इत मतलब इस ओर से, इत मतलब इस ओर से, इदम इसका अगर देखें, इदम, इदम का मतलब होता है या है। उसके बाद में इसी में दूसरा शब्द है इति, इति का मतलब है यह व्यवहार। तो क्या कह रहा है, इस ओर यह है, यह व्यवहार है, ये जो लक्षण होते हैं, यही लक्षण क्या है? दिशा है। यानी कि आप ये बताएं कि इस ओर राम जा रहा है या उस ओर से राम जा रहा है, तो जिस कारण से, जिस कारण से इस ओर या है, यह व्यवहार होता है, उसे दिशा कहते हैं, उसे दिशा का लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये दिशा का लक्षण है। तो दिशा अगर ना होती तो पूर्व ना होता, पश्चिम ना होता, ये सब कोई बातें ही ना होती। तो अन्य लक्षण के रूप में लिख सकते हैं कि जिससे यह उपदेश हो,
जिससे यह उपदेश होता है कि यह इससे पूर्व और इससे पश्चिम है, वे दिशाएं, वे क्या है, दिशाएं, या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, या व्यवहार जिस कारण द्रव्य के कारण होता है वह दिशा है। दिशा एक है, नित्य है और सर्वव्यापक। दिशा एक है, नित्य है और सर्वव्यापक, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक। इसके अलावा परत्व और अपरत्व से भी दिशाओं का ज्ञान होता है। परत्व और अपरत्व से भी, जैसे ये बात किया जाए कि कोई चीज बहुत दूर है, कोई चीज पास में है, तो कोई दूर है यानी कि बहुत पर है, कोई चीज पास है यानी कि वो अपर है। तो ये ज्ञान भी, परत्व अपरत्व का ज्ञान भी दिशा सूचक। अब जरूरत क्यों है, महत्व क्या है दिशा का? महत्व में अभी पीछे बताया कि उत्तर दिशा की, यानी कि हिमालय की औषधियां श्रेष्ठ हैं। औषधियां क्या है, श्रेष्ठ। दूसरा, इसके अलावा पूर्व दिशा की जो वायु है उष्ण है, अभिसंधी है, त्वचा दूषित करती है, विष विकार, कृमि रोग, ज्वर, काश श्वास को प्रकोपित करने वाली। ये पश्चिम की हवा शीतल होती है, पश्चिमी हवा शीतल है, दक्षिणी हवा श्रेष्ठ और नेत्रों के लिए हितकारी है। उत्तर की हवा स्निग्ध, मृदु, मधुर, कसाय, अनुरस, शीतल होती है, दोष प्रकोप नख। अब देखो, कई बार आप ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ये सुनते होते, यार बहुत पुरानी चोट है,
जब पुरवैया चलती है यानी कि पूरब की हवा जब चलती है तो वो चोट बहुत दर्द करती है। तो केवल ऐसा सोचो कि पुरवैया चलने से ही उसको क्यों दर्द होता है, पश्चिम की हवा चलती है तब दर्द नहीं होता है, पूरब की चलती है। तो देखो कितनी पहले ही आचार्यों ने बताया कि पूर्व की दिशा की जो वायु है उष्ण है, अभिसंधी है, त्वचा को दूषित करने वाली है, विष विकार पुराने जो रोग है उनको बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए जो है उसको दर्द करता है। तो पूरब की हवा जो होती है वो ज्यादातर बंगाल की खाड़ी वगैरह जो होती है उधर से आती है, जो नमी युक्त होती है और वो अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जनताक स्वेद, जनताक स्वेद के लिए बताया गया कि निवास स्थान के पूर्व या उत्तर दिशा में बनाए। मतलब जहाँ कोई रहता हो उस स्थान से पूरब या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। औषधि संग्रह, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके ग्रहण करें। ये सारी चीजें आयुर्वेद में दिशा का महत्व है, क्योंकि पूर्व और उत्तर की तरफ जब मुख करके ग्रहण करेंगे तो आपको साफ साफ औषधियां दिखाई भी पड़ेंगी, क्योंकि प्रकाश सूरज जो है पूरब की तरफ से ही उगता है, उधर से ही प्रकाश आता है। दिशा और काल में क्या अंतर है? दिशा और काल में अंतर क्या क्या? तो दिशा जो है दूर आदि व्यवहार का हेतु है, दूर आदि व्यवहार का हेतु है, यानी कि कोई चीज दूर है कि पास है ये बताने के लिए। जबकि काल क्या है? अतीत आदि की, फ्यूचर में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। भूतकाल में क्या हुआ, तो अतीत आदि व्यवहार का हेतु है। दूसरा, उपाधि भेद से दिशा के 10 भेद हैं और काल के 3 भेद, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसके अलावा सुश्रुत ने उपाधि भेद से 11 भेद बताए हैं और बागभट्ट ने 12 भेद बताए। नेक्स्ट, और क्या क्या अंतर हो सकते हैं? दिशा दैसिक संबंध में संसार का आश्रय है। दैसिक संबंध से संसार का आश्रय, जबकि काल जो है वो कालिक संबंध, संसार का आश्रय, यानी कि संसार को दिशा ये बताती है इस दिशा में चलें, इस दिशा में रहें, ये करें, और समय बताता है कि किस समय खाएं पिए पहने। दैसिक जो संबंध है नियत होता है, अनियत होता है। दैसिक संबंध अनियत होता है।
इसको बदला जा सकता है। जबकि कालिक संबंध जो है नियत होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। देखो अब इसका मतलब क्या है कि इसका संबंध है अनियत है, इसको बदला, जैसे आप जो है कोई व्यक्ति जैसे लखनऊ में है, तो अगर उसको बात करनी हो कि दिल्ली, तो ये कहेगा कि लखनऊ में बैठा व्यक्ति जो है वो ये कहेगा कि पश्चिम में दिल्ली पड़ता है। दिल्ली कहाँ है? लखनऊ से पश्चिम में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ में बैठा है, वो क्या कहेगा कि दिल्ली कहाँ है? तो दिल्ली पूरब में है। चंडीगढ़ से दिल्ली पूरब में है, उत्तर में है, पूर्व और उत्तर में है, जबकि लखनऊ से दिल्ली पश्चिम में है। तो है, हम बात किसकी कर रहे हैं? दिल्ली की ही कर रहे हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या है, एक से पूरब उत्तर में है और एक से पश्चिम में है, यानी कि ये संबंध अनियत है, फिक्स नहीं है। जबकि हम ये कहें कि भूतकाल में हमारे साथ ये घटना हुई थी, तो वो नियत है, भूतकाल में हुई, तो उसको बदल थोड़े सकते हैं ना। तो हम भूतकाल के और पीछे जाके उसको ये कह सकते हैं कि भैया जो है अब ये घटना आपके भविष्य में होगी, ऐसा भी नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। तो इसलिए कालिक संबंध नियत होता है, जबकि दिशा का संबंध अनियत होता है। नेक्स्ट चैप्टर है गुण। गुण क्या होता है? देखो गुण के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले गुण क्या होता है? तो समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणा। तो गुण क्या है? जो समवाय संबंध से चेष्टा रहित होकर कारण हो, उसे गुण कहते हैं। जो समवाय संबंध से द्रव्य में रहता हो, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट यानी कि चेष्टा रहित हो, निश्चेष्ट यानी कि चेष्टा रहित हो, और कारण, उसे गुण कहते हैं। तो द्रव्य में जो गुण होता है वो समवाय संबंध से, इसका मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं मानूं, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूध का। दूध क्या है? एक द्रव्य है, और इसके अंदर जो दूध के गुण हैं वो मधुर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, ये क्या है? ये गुण है। अगर आप कभी कोशिश करिए कि दूध को गर्म करिए, और गर्म करते करते आप उसको गैस पे चढ़ा के भूल जाइए, दूध को गैस पे चढ़ाइए और भूल जाइए, गैस जलने दीजिए, तो धीरे धीरे पूरा दूध उड़ के बन जाएगा काला काला राख। तो क्या वो
दूध जब पूरा जल गया, राख बन गई, तो क्या उसमें मधुरता रह गई, स्निग्धता रह गई, पिछल गुण रह गया? नहीं रह गया। यानी कि दूध जो द्रव्य था उसके नष्ट होते ही उसके अंदर के गुण नष्ट हो जाए। तो यही समवाय संबंध है। समवाय संबंध का मतलब जब दो चीजें अलग ना हो, एक ही एकदम इस प्रकार से आपस में रहें कि उनको अलग ना किया जा सके, तो ऐसी चीजों को समवाय संबंध कहते हैं। फिर ये चेष्टा रहित है। ये जो गुण है, इसने पिछले चेष्टा नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, ये क्या है, ये उसी में पड़े रहते हैं, लेकिन ये कारण है। कारण किसके हैं? किसी भी कार्य को कराने के कारण होते हैं। अब पिछल, स्निग्ध, गुरु, मधुर, ये सब क्या करेंगे? ये सारे के सारे गुण जो है कफ वर्धक या शुक्र वर्धक। देखो, इन्होंने चेष्टा नहीं की, कोई कार्य नहीं किया, मतलब निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, लेकिन जब कर्म कार्य करता है तो ये गुण जो है कारण होते हैं। कफ को बढ़ाने का कारण क्या हुआ? यही गुण हुए। शुक्र को बढ़ाने के कारण क्या हुआ? ये गुण हुए। तो जो समवाय संबंध से द्रव्य में रहता हूं, निश्चेत हूं, लेकिन वो कारण हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये गुण है। इसकी एक और डेफिनेशन बताई गई है, उसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी कर लिया है कि यत्र आश्रितः कर्म गुणा, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। ये चरक का श्लोक है। चरक ने क्या बताया कि यत्र आश्रितम कर्म गुणा, तो जहां पर कर्म और गुण जो होते हैं वो समवाय संबंध से आश्रित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में भी ये गुण की भी डिफिनेशन है कि द्रव्य में गुण जो होता है वो समवाय संबंध से आश्रित रहता है। तो ये गुण की डिफिनेशन और उनके लक्षण है। फिर उसके बाद में गुण की बारे में एक चीज और बताया गया है कि गुण जो होता है, वैदिक दर्शन ने बताया है, वैदिक दर्शन ने कहा कि जो द्रव्य आश्रय, द्रव्य आश्रय यानी कि द्रव्य में रहता हो, द्रव्य आश्रय हो, अगुणवान, अगुणवान मतलब गुण के अंदर कोई गुण नहीं रहता है। अगर ये हम कहें कि स्निग्ध गुण है और स्निग्ध गुण के अंदर कोई गुण रहता है, तो ऐसा नहीं, तो ये अगुणवान हो। इसके अलावा संयोग विभाग में, संयोग विभाग में अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित, अनपेक्ष, अपेक्षा रहित, अकारण, उसे गुण कहते हैं। देखो, ये डेफिनेशन बड़ी आपको टफ लग रही होगी और आपको आज तक समझ में नहीं आई होगी कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए जो है आयुर्वेद में टीचर का सही होना बहुत जरूरी है कि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा सके। जैसे द्रव्य आश्रय गुण द्रव्य में रहते हैं, ये सबको पता है। अगुणवान, अगुणवान का मतलब कि गुण के अंदर गुण नहीं रहेगा। अगर स्निग्ध गुण है तो उसके अंदर इस और स्निग्ध गुण नहीं रह सकता है, तो अगुणवान। संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण, अनपेक्ष अकारण है। मतलब संयोग विभाग क्या है? केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, तो किसी भी रिएक्शन गुण नहीं करता है, कौन करता है? कर्म करता है। संयोग, जैसे मैं एक लकड़ी लूं
और एक लकड़ी को मैं तोड़ के अलग कर दूं, अलग करने का मतलब मैंने लकड़ी को तोड़ दिया, विभाग कर दिया, और लकड़ी को फिर जोड़ दिया तो संयोग कर दिया। तो लकड़ी का जो टूटना है, जो जुड़ना है, ये गुण पे कहाँ निर्भर है? ये गुण पे निर्भर है क्या? नहीं निर्भर है। ये किस पे निर्भर है? कर्म पे निर्भर है। यानी कि जो आप कर्म करा रहे हैं उस पे निर्भर है, गुण पे निर्भर ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब समझना बहुत जरूरी। एक नागार्जुन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भदंत नागार्जुन है, ये रस कार है, रस वैशेषिक कार। इन्होंने कहा विश्व लक्षणा गुणा, विश्व लक्षणा गुणा। विश्व लक्षणा यानी कि जिनके भिन्न भिन्न लक्षण हो उसे गुण कहते हैं। भिन्न भिन्न लक्षण कहने का मतलब क्या है? जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो सभी बच्चे तो अच्छे नहीं होते हैं भाई। विश्व लक्षण यानी कि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनके गुण अच्छे होते हैं, तो उसी के आधार पर आप उनको पसंद नापसंद करते हो। तो किसी भी द्रव्य को पसंद नापसंद उनके गुण पर, यानी कि विश्व लक्षण, भिन्न भिन्न लक्षण हो। तो जो पढ़ने में अच्छा होगा, जो टीचर को रिस्पेक्ट देता होगा, जो अच्छा बोलता होगा, वही क्या है? उसके गुण है, और उसी के आधार पर हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो रस वैशेषिक कार ने विश्व लक्षणा गुणा यानी कि जिसके भिन्न भिन्न लक्षण हो उसे ही गुण कहते हैं, या फिर गुणों के आधार पर जिसे हम ग्रहण करते हैं उसे गुण कहते हैं। द्रव्य जो होते हैं और गुण जो होते हैं, गुण हमेशा द्रव्य के अंतर्गत ही रहता है। अब हम लोग बात करें गुण के भेद कितने होते हैं। गुण तो वैसे देखा जाए 41 प्रकार के गुण आप पढ़ेंगे, जिसमें से आचार्य चरक ने बताया सा अर्था गुरुवादय बुद्धि प्रयतांत परादया। गुणा प्रोक्ता, गुणा प्रोक्त। तो सा अर्था, सा अर्थ को कहते हैं इंद्रिय गुण। और कितने होते हैं इंद्रिय गुण? संख्या में 5 होते हैं। फिर है उसका गुरु आदयो, यानी कि यहाँ पर गुरुवादि गुण संख्या में 20 है, परादि गुण संख्या में 10। ये जो इंद्रिय गुण, गुरुवादि गुण और परादि गुण, ये 3 गुण मिलकर जो ये 35 गुण बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य गुण। इनको क्या कहा जाता है? सामान्य गुण कहा जाता है। बाकी बुद्धि प्रयत्न आंतः, ये होते हैं आध्यात्म गुण, और ये संख्या में होते हैं 6। टोटल काउंट करेंगे तो गुण कितने हो जाएंगे?
टोटल गुण हो जाएंगे 41। तो गुण भेद कितने हुए आपको समझ आ गया होगा कि गुण भेद क्या है। इसमें अब हम लोग बात करें सबसे पहला इंद्रिय गुण। इंद्रिय गुण कितने हैं? 5। इंद्रिय गुण जिनको हम अर्थ कहते हैं, इंद्रियों के अर्थ जो होते हैं। तो अर्थ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये गुण है। और ये गुण पंच महाभूतों से मिले होते हैं और इंद्रियों से, जैसे शब्द गुण स्रोत इंद्री, और महाभूत क्या होगा? आकाश महाभूत। दूसरा स्पर्श क्या है? स्पर्श इंद्री। और ये वायु महाभूत। तीसरा है रूप, यानी कि चक्षु इंद्री, और ये अग्नि महाभूत। फिर है रसनेन्द्री, रसनेन्द्री, और ये जल महाभूत। और गंध क्या है? घ्राणेन्द्री, और ये पृथ्वी महाभूत। तो ये महाभूत और उनके किन इंद्रियों में रहते हैं, कौन से अर्थ। और ये पांचों प्रकार के महाभूत के प्रधान गुण होने के कारण विशेष रूप से इनको वैशेषिक गुण भी कहते हैं। तो इनको इंद्रिय गुण कहें या वैशेषिक गुण, इनको हम लोग वैशेषिक गुण भी कहते हैं। तो इंद्रिय गुणों, इनको वैशेषिक गुण कहा जाता है। फिर है गुरुआदि गुण। गुरुआदि गुण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।